हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रीट फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए व्यवहार के अध्ययन की विधि है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे विकासात्मक विधि या उत्पत्ति मूलक विधि या आनुवांशिक विधि। ठीक है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे विकासात्मक विधि। ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में डेवलप्ड जेनेटिक्स मेथड भी कहा जाता है। अगर विकासात्मक या उत्पत्ति या आनुवांशिक विधि के प्रवर्तक की बात करें तो ये है दोस्तों मेंडल व जीन पियाजे। कौन है दोस्तों? मेंडल व जीन पियाजे। ध्यान रखना दोस्तों, विकासात्मक उत्पत्ति मूलक विधि या आनुवांशिक विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? मेंडल व जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, इस विधि का निर्माण मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर बाल विकास के अध्ययन के लिए किया। क्या दोस्तों? जो विकासात्मक विधि है उसका निर्माण मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर? आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर बाल विकास के अध्ययन के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, विकासात्मक विधि बाल अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्यान रखना दोस्तों, विकासात्मक विधि बाल अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। विकासात्मक विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, आनुवंशिक विधि। जनक पूछे या प्रवर्तक पूछे तो मेंडल व जीन पियाजे। दोस्तों, इस विधि का निर्माण मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर बाल विकास के अध्ययन के लिए किया था। विकासात्मक विधि बाल अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्या दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे ने इस विधि का प्रयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, किसने? जीन पियाजे ने इस विधि का प्रयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया था। इस विधि से बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक अथवा अधिक उम्र तक का अध्ययन किया। किस विधि से? जो विकासात्मक विधि है, इस विधि में बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक अथवा अधिक उम्र तक का अध्ययन किया। वापस देखते हैं, जीन पियाजे ने इस विधि का प्रयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया। किस विधि का? विकासात्मक विधि, उत्पत्ति मूलक विधि या दोस्तों फिर है आनुवंशिक विधि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अध्ययन के लिए सबसे पहले बच्चों के न्यायदर्श या प्रतिदर्श से नमूना सैंपल के रूप में चयन किया जाता है। क्या दोस्तों? अध्ययन के लिए सबसे पहले बच्चों को न्यायदर्श या प्रतिदर्श या नमूना सैंपल के रूप में चयन किया जाता है, फिर उनके विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि के दोस्तों दो प्रकार, कितने प्रकार है? दो प्रकार है। किस विधि के? विकासात्मक या उत्पत्ति विधि के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ विधि, समकालीन विधि, अल्पकालीन विधि भी इसे कहते हैं। जो पहला प्रकार है अनुप्रस्थ विधि, समकालीन या अल्पकालीन विधि। जब एक ही समय में बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसे अनुप्रस्थ या काट विधि कहा जाता है। क्या दोस्तों? यानी कि एक ही समय में जब बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के विकास व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसे अनुप्रस्थ काट विधि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विधि के दो प्रकार दोस्तों, अनुप्रस्थ व समकालीन अल्पकालीन विधि। जब एक ही समय में बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसे अनुप्रस्थ काट विधि कहते हैं। इस विधि में एक निश्चित क्रम अंतर के आधार पर बच्चों को न्यायदर्श के रूप में चयनित करके एक ही समय में उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 18 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे वापस एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। अनुप्रस्थ विधि या समकालीन विधि या अल्पकालीन विधि। ठीक है, जब एक ही समय में बालक के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक उसके विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट विधि। इस विधि में एक निश्चित क्रम अंतर के आधार पर, यानी कि निश्चित क्रम होता है एक, है ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, यानी कि एक निश्चित क्रम के आधार पर बच्चों को न्यायदर्श के रूप में चयनित करके एक ही समय में उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे अनुप्रस्थ, समकालीन, अल्पकालीन विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों
इसका जो दूसरा प्रकार है वो अनुदैर्ध्य काट विधि कालानुक्रमक दीर्घकालीन विधि कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? अनुदैर्ध्य काट विधि कालानुक्रमक दीर्घकालीन विधि। जब एक ही बालक के विकास का जन्म से लेकर के लगातार 18 वर्ष तक अथवा आगे तक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो इसे अनुदैर्ध्य विधि कहा जाता है। क्या दोस्तों? जब एक ही बालक के विकास का जन्म से लेकर लगातार 18 वर्ष अथवा आगे तक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो उसे अनुदैर्ध्य विधि कालानुक्रमक व दीर्घकालीन विधि कहा जाता है। जैसे 0 से लगाकर 18 वर्ष तक के बालक का अध्ययन किया जाता है, उस विधि में क्रमवाइज यानी क्रम के एक निश्चित अंतराल होता है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे उसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? जन्म से लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 18 वर्ष तक कंटिन्यू उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अनुदैर्ध्य विधि या कालानुक्रमिक या दीर्घकालीन विधि में। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों तुलनात्मक विधि। अब है कौन सी विधि? तुलनात्मक विधि। ठीक है, अपनी जो विकासात्मक विधि है वो खत्म हो गई है। अब अपनी जो अगली नेक्स्ट विधि है वो तुलनात्मक विधि। नाम से स्पष्ट हो रहा है तुलना, किन्हीं दो चीज़ों में तुलना करना। तुलनात्मक विधि के प्रवर्तक पूछे तो कर्ट लेविन व चार्ल्स डार्विन को माना गया। कौन दोस्तों? कर्ट लेविन व चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तुलनात्मक विधि के जनक कौन है दोस्तों? कर्ट लेविन व चार्ल्स डार्विन। ऐसे प्रयोग जिन्हें सीधे मनुष्य पर नहीं किया जा सकता है उन्हें पशु पर किया जाता है। प्राप्त निष्कर्षों से मानव व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रयोग जिन्हें सीधे मनुष्य पर नहीं किया जा सकता उन्हें किस पर किया जाता है? पशुओं पर किया जाता है। और प्राप्त निष्कर्षों से मानव व्यवहार में क्या लाया जाता है? सुधार लाया जाता है। अर्थात यह विधि उपचारात्मक विधि है। क्या दोस्तों? उपचारात्मक विधि है। उपचारात्मक विधि का मतलब है कि किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार या उसका उपचार करना उपचारात्मक विधि कहलाता है, यानी सुधार करना। ठीक है, तो ये उपचारात्मक विधि है, न कि निदानात्मक। इस विधि में पशु व मानव के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ आ गया कि जो तुलनात्मक विधि है इसमें किसमें तुलना की जाती है? पशु व मनुष्य दोनों में तुलना करके उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में पशु व मानव के व्यवहार का तुलनात्मक क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में सर्वाधिक योगदान तुलनात्मक विधि का है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में सर्वाधिक योगदान किस विधि का है दोस्तों? तुलनात्मक विधि का। क्या दोस्तों? तुलनात्मक विधि का, क्योंकि इसमें पहले पशु पर प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में मानव पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रयोग मनुष्य पर नहीं किए जाते उनका प्रयोग पशु पर किया जाता है, फिर उसके बाद में मानव पर किया जाता है, इसलिए इस विधि का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी विधि? मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, जो हर एग्जाम में इस विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक विधि। प्रवर्तक पूछे तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड है, जो वियना ऑस्ट्रिया के थे। और इस विधि का प्रतिपादन कब किया? 1900 ईस्वी में, वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में। जो ये सिगमंड फ्राइड ये कहाँ के थे निवासी? वियना ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? वियना ऑस्ट्रिया के ये निवासी थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते आगे। सिगमंड फ्राइड ने मन मस्तिष्क के आधार पर चेतना का सबसे पहले विश्लेषण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस विधि को आप रट लेना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। प्रवर्तक पूछे थे सिगमंड फ्राइड, प्रतिपादन कब किया? 1900 ईस्वी में। और ये कहाँ के निवासी थे? वियना ऑस्ट्रिया के। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने मन मस्तिष्क के आधार पर चेतना का सबसे पहले विश्लेषण किया और चेतना के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने किसके आधार पर चेतना के 3 प्रकार बताए? मन या मस्तिष्क के आधार पर चेतना का सबसे पहले विश्लेषण किया और चेतना के 3 प्रकार बताए।
पहला जो मन है दोस्तों वो है चेतन मन। कौन सा मन? चेतन मन। ठीक है, यानी जागृत अवस्था को चेतन मन कहा जाता है। जो अपन जागे हुए रहते हैं उसे चेतन मन कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। कौन सा? चेतन मन है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, जो संपूर्ण मस्तिष्क का 10% भाग या 1/10 भाग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? चेतन मन। कौन सा? चेतन मन। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, जो संपूर्ण मस्तिष्क का 10% भाग होता है और 1/10वां भाग यह होता है। ठीक है दोस्तों, यह मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग है। कौन सा? जो चेतन मन है यह मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग, सबसे ज़्यादा सक्रिय ये रहता है, अतः इसे ऊर्जा का सर्वाधिक खर्च होता है। किस मन में होता है? चेतन मन में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए तो क्या आदमी आलस करता है, किसी भी काम को करने में आलस करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए जैसे सोने के लिए बोल देते तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन पढ़ने के लिए बोल देते तो आलस करते। क्यों? क्योंकि चेतन मन में ऊर्जा का सर्वाधिक खर्च होता है, इसलिए मनुष्य क्या चेतन मन में आलस्य करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है अचेतन मन में, नो टेंशन रहता है उसमें। ठीक है, जो चेतन मन है उसमें सर्वाधिक ऊर्जा का क्या होता है? खर्च होता है। इसलिए मनुष्य को पढ़ने के लिए अपन बोलते तो आलस करने लग जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे चलते हैं। अर्धचेतन मन। कौन सा मन है? अर्धचेतन मन। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मस्तिष्क का चेतन एवं अचेतन मन के बीच का भाग है। कौन सा? अर्धचेतन। यह मस्तिष्क का चेतन व एवं अर्धचेतन बीच का भाग है, जो दोनों के मध्य मार्ग का कार्य करता है। व्यक्ति के मन से दूसरे मन में जाने के लिए अर्धचेतन मन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। अर्धचेतन मन यह मस्तिष्क का चेतन एवं अचेतन मन के बीच का भाग है, जो दोनों के मध्य मार्ग का कार्य करता है। व्यक्ति एक मन से दूसरे मन में जाने के लिए अर्धचेतन का प्रयोग किया करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अर्धचेतन का मतलब ये आधा तो जागा हुआ आधा सोया हुआ। ठीक है, तो वो होता है अर्धचेतन। फिर है अचेतन मन। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अचेतन मन। अचेतन मन, जो संपूर्ण मस्तिष्क का 90% अथवा 9/10वां भाग होता है। कितना प्रतिशत? 90% या 9/10वां भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अचेतन मन होता है। ठीक है दोस्तों, यह मस्तिष्क का सबसे निष्क्रिय भाग होता है। कौन सा? अचेतन मन मस्तिष्क का सबसे निष्क्रिय भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मस्तिष्क का सबसे निष्क्रिय भाग कौन सा होता है? अचेतन मन। अतः इसमें ऊर्जा का सबसे कम खर्च होता है, इसलिए मनुष्य क्या होता है? इस मन में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। किसमें? अचेतन मन में। ठीक है, अतः मनुष्य क्या करता है? अचेतन मन में रहना अत्यधिक पसंद करता है। इसमें मन में बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती है, अतः अचेतन मन को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। क्या दोस्तों? अचेतन मन को क्या कहा जाता है? इच्छाओं की जननी कहा जाता है। ध्यान रखना, अचेतन मन को इच्छाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है। मनुष्य इन इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? प्रकट नहीं कर पाता है, अतः ये इच्छाएं अचेतन मन में सुरक्षित हो जाती। क्या हो जाती है? सुरक्षित हो जाती। इसलिए अचेतन मन को इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है। किसे? अचेतन मन को इच्छाओं का भंडार गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं व्यक्ति दबा लेता है, प्रकट नहीं करता है, इसलिए वो जो इच्छाएं होती है अचेतन मन में दब जाती है, इसलिए ये इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समस्त इच्छाएं अचेतन मन में छिपी होती है, यानी सुरक्षित रहती है। अतः व्यक्ति के व्यवहार का वास्तविक अध्ययन अचेतन मन के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के व्यवहार का वास्तविक अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? अचेतन मन के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, अच्छे से याद करें ताकि इससे आपको क्वेश्चन गलत ना हो। और व्यक्ति के व्यवहार का वास्तविक अध्ययन किससे किया जाता है? अचेतन मन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि? स्टैटिक्स मेथड। ठीक है, सांख्यिकी विधि। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़े आंकड़ों को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही सांख्यिकी है। क्या दोस्तों? बहुत बड़े आंकड़ों को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही क्या है? सांख्यिकी है।
मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में लाने का श्रेय सांख्यिकी विधि को जाता है। क्या दोस्तों, मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में लाने का श्रेय किस विधि को जाता है? सांख्यिकी विधि को जाता है। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान के निष्कर्षों की वैधता, विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता की जांच इस सांख्यिकी विधि के द्वारा किया जाता है। किस मनोविज्ञान के निष्कर्षों की जांच किस विधि के द्वारा की जाती है? सांख्यिकी विधि की, यानी वैधता, विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता की जांच किस विधि से की जाती है? सांख्यिकी विधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग जो दोस्तों अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपनी सारी यानी व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ समाप्त होती है दोस्तों। कल अपन पढ़ेंगे शिक्षा के क्या उपयोग है। मैंने एक बार आपको पहले भी बता दिया, लेकिन कल एक बार और आपको बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।